Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ जो इंतहाई खूबसूरत है। आपको बताएं कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, मैं भी इंजॉय करती हुई आई हूँ, सबा भी। मैं हूँ सादिया खौस और डेफिनेटली मैं हूँ सबा शेख। और आज की थीम के हवाले से हम बात करें अगर, तो हम बात करेंगे बालों के हवाले से। क्यों, हाँ, बाल जो है हम लोगों की सर का ताज होते हैं और मेरे ख्याल से बाल से ज्यादा खूबसूरत अगर आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाए तो अगर बाल खूबसूरत हैं तो आप ओवरऑल खूबसूरत लगेंगे। बालों की किस तरीके से नशोनुमा हो सकती है, बालों को किस तरीके से बचाया जा सकता है जो गिर रहे हैं, और बालों को किस तरीके से बनाया और संवराया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बाल गिरने के बाद आपके पास क्या हल रह जाता है, इसके हवाले से मैं बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि आज हमारी जो थीम है वो है हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, और ये थीम मेरी बहुत फेवरेट थीम है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा बालों के इश्यूज रहते हैं। शायद मेरे बाल तो इतने नहीं गिर रहे हैं, बाल हेल्दी भी हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपके बाल ब्लो ड्रायर करवा कर काफी रफ हो जाते हैं। और सादिया, आजकल अगर हम यूजुअली देखें तो पहले ये होता था कि जिन लोगों के बाल गिर रहे होते थे या बाल कम होते थे तो हम लोग फौरन आइडेंटिफाई कर लेते थे या फौरन कह देते थे आपके बाल कम हो रहे हैं। आजकल आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निक आ गई है, हेयर ट्रांसप्लांट आ गया है। अब आपको गंजे लोग जो है जरा कम नजर आते हैं और सारे आपको वही लोग नजर आएंगे। लेकिन एक और चीज भी इसके पीछे छुपी होती है कि जिन लोगों ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया होता है वो किन मुश्किलात और किस मुश्किल प्रोसेस से गुजरते हैं, और इस हेयर ट्रांसप्लांट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से कितनी किस्म की सर्जरीज होती हैं, डॉक्टर इसको कैसे टेक ओवर करते हैं, हर बंदे के लिए हेयर ट्रांसप्लांट होता भी नहीं है। तो आज ओवरऑल हम इसी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं बालों के हवाले से, क्योंकि बाल ऐसी चीज होते हैं कि आपका मेकअप अच्छा हो या ना हो, आपके कपड़े अच्छे ना हो या ना हो, लेकिन अगर आपके बाल सेटल बने हुए ना तो लोग कहते हैं नहीं, यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो इसी हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे आपको फैसल नसीर से, जिन्होंने कामयाबी से हेयर ट्रांसप्लांट कराए और अब कॉन्फिडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। कोई ख़ास तकलीफ तो नहीं, नॉर्मल सिंपल जब आपके 1 या 2 इंजेक्शन लगते हैं वो होते हैं बेसिकली नॉर्मल इंजेक्शन। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है ये जो है हिस्सा सर का जो है वो सुन कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपको नॉर्मल इतना नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी निडल की एक वो होती है, लेकिन कोई ख़ास पेन नहीं है। मेरा ऑलमोस्ट जो है वो 80% जो फ्रंट है वो खाली हो चुका था, 80%। तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला है वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मुझे नज़र आया है। मतलब जी बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट में ओवरऑल प्रोसेस होता क्या है ये भी जानेंगे और मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हनीफ सईद से, जो FUE टेक्नोलॉजी के जरिए हेयर ट्रांसप्लांट की महारत रखते हैं। आम आदमी जब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो वो कैसे जाने कि कौन अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला है, कौन सही डॉक्टर है और कौन गलत डॉक्टर है। उसके लिए एक बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो और भी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इस क्राइटेरिया में फिट हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये डिसाइड करना कि उसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर से कराना चाहिए, वो एक सोसाइटी है पाकिस्तान में, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर हैं उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है। तो मेरा मशवरा होगा कि जब भी कोई शख्स अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो वो HRSP के जो मेंबर्स हैं उनमें से अपना डॉक्टर जो है तो वो सिलेक्ट कर ले। और साथ साथ मिलवाएंगे आपको गुल से, जिन्होंने अपने गिरते बालों से तंग आकर PRP टेक्नोलॉजी के जरिए इस मसले का हल निकाला। 5 ईयर से बालों का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से बालों का वॉल्यूम भी ख़राब हो रहा था, टेक्सचर भी ख़राब हो रहा था। PRP इज़ द बेस्ट। इसमें प्लाज्मा होता है जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, बालों को लेंथ लंबी होती है, उससे इसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हेयर फॉल की शिकायत होती नहीं क्योंकि आपकी रूट्स को ये ग्रो करता है। रूट्स आपकी जब ग्रो करेंगी तो आपका बाल भी बढ़ेंगे और अच्छे हो जाएंगे। बालों से रिलेटेड इन तमाम मामलात पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, लेकिन अभी स्टोरीज हम आगे चलकर शामिल करेंगे। पहले बहुत नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
चलें जी, अखबारात की शह सुर्खियों पे नजर तो डालेंगे, लेकिन यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें जो कि है सक्खर से, जहां सक्खर बैराज से निकलने वाली नहरों के किनारे पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान रिहायशियों ने पुलिस पर पथराव किया है, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग भी की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज जमील मुगल से। जी जमील मुगल, अपडेट कीजिए। हाँ जी, सक्खर बैराज के राइट पॉकेट से 3 नहरें निकलती हैं, जहाँ पे कई सालों से, तकरीबन 20-25 सालों से आबाद लोग वहाँ बैठे हैं। आज उनके खिलाफ जो है इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू किया है, हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस की भारी नफरी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस जो है वहाँ मौजूद है। जैसे ही उन्होंने घर गिराने शुरू की है, उसके बाद मुजाहिरीन जो है इलाका मकीन इकट्ठे हो गए। उन्होंने पुलिस पर जो है वो पथराव किया है और डंडा बरदार होकर पुलिस के खिलाफ जो है उन्होंने एक यकजा होकर जो है ऑपरेशन किया है पुलिस के खिलाफ, और डंडे बरसाकर पुलिस को मुंतशिर किया, इंतजामिया को मुंतशिर किया, मशीनरी तोड़ दी। और इसके अलावा जो है इस वक्त मुजाहिरीन, सैकड़ों मुजाहिरीन जो है वो सक्खर बाईपास पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम लोग जब यहाँ तजावुजात बना रहे थे उस वक्त इंतजामिया ने नहीं रोका, और हमें बिजली के कनेक्शन भी दिए, गैस के कनेक्शन भी दिए, हर कनेक्शन हमारे पास मौजूद है। इस वक्त उन्होंने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया है। कोयटा, सक्खर और शिकारपुर के दरमियान जो है ट्रैफिक ब्लॉक है। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए हैं, और पुलिस ने कई मरतबा जो है वो शेलिंग भी की है, हवाई फायरिंग भी की है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। लेकिन इंतजामिया जो है वो इस वक्त जो है वहाँ बिल्कुल सरगर्म है। किसी भी वक्त जो है कोई वाकया रूनुमा हो सकता है, और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है झड़पें जो है वो। जमील मुगल, बहुत शुक्रिया। सक्खर से अपडेट कर रहे थे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, और हमेशा की तरह हमने देखा कि वहां पर जो लोग आबाद थे उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, और उन्होंने फौरी तौर पर हमला किया उन लोगों के ऊपर जो वहां पर ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब अखबारात की हेडलाइन के हवाले से। और जिस तरह गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए, बहुत बड़ा दिन था, JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं काफी गरम खबरें हैं। एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड में मेंशन किया है JIT हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। वजीर आजम मरियम हुसैन हसन नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की JIT ने सिफारिश भी की है। नवाज शरीफ और उनके बेटों का रहन सहन आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। आपको बताएं कि बहुत से सबूत पेश किए गए शरीफ फैमिली के जानिब से, और उसके बाद हमने देखा कि वो सारे के सारे सबूत JIT की जानिब से कल पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारे सबूत देखने के बाद, उन तमाम का जायजा लेने के बाद JIT की जानिब से ये कहा गया है कि रेफरेंस दायर कर देना चाहिए शरीफ फैमिली के खिलाफ, क्योंकि शरीफ फैमिली अब तक जितनी बातें बोलती रही है उसको साबित करने के लिए खासतौर पर उन्होंने मेंशन किया मरियम नवाज का नाम, कि मरियम नवाज ने जाली दस्तावेजात भी जमा कराए हैं जिस पर नवाज शरीफ के बेटे और उनके दामाद के सिग्नेचर्स भी हैं, लिहाजा वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा आपको बताएं, कल एहसन इकबाल जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया ये इन तमाम JIT की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है, और उसमें जो बातें की गई हैं, जो इल्जामात किए गए हैं, उन तमाम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। सबा, आप बताइए, आपके पास किस किस के बयानात हैं उस JIT रिपोर्ट के हवाले से? लेट्स सी, मेरे जहन में तो बहुत सारे लोगों के बयानात हैं, लेकिन जो जंग की मेन लीड है वो है कि शरीफ फैमिली के असासे आमदन से ज्यादा आंखों में धूल झोंकने के लिए लंदन के खसारे में चलने वाली 6 ऑफशोर कंपनीज को महंगी जायदादें खरीदने और रकूम मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया गया। कल ओवरऑल JIT के हवाले से जितनी बातें हमने की, जितनी डिस्कशन हमने की, तो मैंने अपने तौर पे यही कंक्लूजन निकाला है कि JIT ने कल एक ही वर्ड इस्तेमाल किया, और वो है मुस्तरद। मनी ट्रेल मुस्तरद, हुसैन नवाज का बयान मुस्तरद, हसन नवाज के बयान पे खदशात, मरियम नवाज का बयान मुस्तरद, मनी ट्रेल के हवाले से और गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से जो भी चीजें पेश की गई वो सब मुस्तरद। तो जनाब, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। और जो इसकी जो दूसरी लीड है वो लीड है कि नून लीग ने JIT रिपोर्ट रद्दी करार दे दी, मुस्तरद कर दी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रिपोर्ट धरना 3 और इमरान खान के सियासी बयान की शक्ल है, जबकि कोई दलील और मुस्तरद मवाद नहीं। एहसन इकबाल से उस रिपोर्ट की किसी अदालत में बतौर शहादत अहमियत नहीं होती, ऐसा कहते हैं ख्वाजा आसिफ। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज जो हमने कल देखी कि एक ट्रॉली के अंदर एविडेंस लाए जा रहे थे, और वो वैसी चीज हमने इससे पहले नहीं देखी है, और वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा रहे थे उसको बाद में फिर तस्वीर उसकी बनाकर और वो भी ट्वीट की गई मरियम नवाज की जानिब से, और उन्होंने कहा कि सबूत मांगने वाले, ये सबूत देख लो, इतने सारे सबूत हैं कि पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो जाली दस्तावेजात भी साबित हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान जिन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान के नाम ECL में डाले जाएं। दोनों भाई गॉड फादर है, उन्होंने इदारों की साख तबाह कर दी है। और इसके अलावा शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। JIT की रिपोर्ट में ये बात वाजे हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब एतजाज एहसन, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके
से ओवरऑल सिनेरियो हमें नजर आ रहा है उसमें तो यूं लगता है कि जैसे मैच फिक्स था और ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी। जिस तरीके से तमाम शरीफ फैमिली के लोग अंदर गए और वहां पर चाहे अंदर बैठ के चाय पीते रहे होंगे, अल्फाज भी उन्होंने कहे कि अंदर वो बैठ के चाय पीते रहे हों और बाहर निकलकर उन लोगों ने एक जैसी बातें की हैं। लिहाजा लगता है कि ये पूरा मामला जो है वो स्क्रिप्टेड था और अब मैच फिक्स हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से जीआईटी की रिपोर्ट पेश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल, इस पे मजीद लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली हमारे साथ होंगे अनवर हाशमी साहब। अभी शॉर्ट न्यूज शामिल करते हैं और मेन लीड्स आपको बताते हैं कि तस्वीर लीग कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद, जिम्मेदारों का नाम आम करने की इजाजत। और दूसरी जो खबर है वो है शरीफ खानदान के हवाले से कि शरीफ खानदान 35 वर्षों से सियासत में होने के बावजूद उलझन का शिकार है और डेफिनेटली एक कल बहुत बड़ा दिन था उनके लिए। और रिकॉर्ड टेम्परिंग चेयरमैन SECP जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जो हमने ओवरऑल कल उनके बारे में खबरें पढ़ी और ओवरऑल जो भी चीजें सामने आई उसके हवाले से यहाँ इसको मेन लीड का हिस्सा बनाया गया। जबकि जंग ग्रुप के एडिटर, पब्लिशर और रिपोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस। और दूसरा, नवाज शरीफ इमारात में एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन भी हैं। तो ये तो जनाब शॉर्ट न्यूज है जंग में। और अगर इसकी मेन लीड्स की तरफ मैं मजीद बढ़ूं तो इसमें एक और यहाँ पर साद रफीक का बयान है जिसको यहाँ पर जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया और यह है कि कानूनी जंग अदालत में लड़ेंगे, मुखालिफिन ने सियासी रंग दिया है इसको। तो हमने देखा कि कल साद रफीक ने भी बात की और उन्होंने कहा कि जी जीआईटी ने जितनी चीजें भी मुस्तरद की हैं या उसके बारे में जो भी बात की है तो डेफिनेटली इसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मजीद बात करेंगे। अब देखना यह है कि जीआईटी ने जो भी चीजें मुस्तरद की हैं, जो भी चीजें पेश की गई थी हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, उसके बाद अब हुकूमत का अगला स्टांस क्या होगा और किस तरीके से ये इस केस को आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल सबा, हुकूमत की जानिब से कल जिस तरीके से बातचीत की गई है, जिसको मैं कहती हूँ एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ख्वाजा आसिफ एक दफा फिर मौजूद है, एहसन इकबाल एक दफा फिर से मौजूद है। उन्होंने मुस्तरद करते हुए जीआईटी की रिपोर्ट को ये कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम इस तमाम चीज को, ये जो पूरा सूरत हाल बनी है, इस तमाम को चैलेंज करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि अपोजिशन की जानिब से दबाव बढ़ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डॉन में ये मेंशन किया अपोजिशन की जानिब से जो दबाव बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दिया जा रहा है, जो दबाव इमरान खान की जानिब से दिया जा रहा है, वो है सीधा सीधा इस्तीफा। यानी कि वजीर आजम नवाज शरीफ को बोला जा रहा है कि डायरेक्टली आप इस्तीफा दें और घर जाएं, क्योंकि अब इखलाकी तौर पर आपके पास और कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके। ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि आप भी साबित हो गए हैं कि आपने मुल्क को, कौम की जो पैसा है उसको बाहर भेजा है, उसको गलत इस्तेमाल किया है, लिहाजा आप भी फौरी तौर पर इस्तीफा दें और बाहर चले जाएं। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि पूरी फैमिली का नाम जो है वो ECL में डाला जाए। जी हाँ, बिल्कुल, इमरान खान तो जीआईटी की रिपोर्ट आने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि ECL में नाम डाला जाए और नवाज शरीफ मुस्ताफी हों। और यही कहा जा रहा है तमाम सियासी तजियाकारों की जानिब से या अदालत की रूह से कि हो सकता है कि अगर डिस्क्वालीफाई का केस सामने आए तो आर्टिकल 184(3) के तहत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर जो मेरे पास है उसमें जो लीड है वो है डैमिंग जीआईटी रिपोर्ट कन्फर्म्स गवर्नमेंट वर्स्ट फेयर। बिल्कुल, गवर्नमेंट के जो बदतरीन खौफ था उसको वाकई में कल साबित कर दिया गया है, जबकि द गेम हैजंट एंडेड येट और अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है। ये है बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड। जबकि FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट SECP चीफ और PMLN रिजेक्ट्स रिपोर्ट, डिसाइड्स टू चैलेंज फाइंडिंग्स, PTI PPP डिमांड्स PM's रेजिग्नेशन। तो यही वो तमाम खबरें हैं जो कि कल से लेके अब तक आज न्यूज और हम सारे लोग इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं और यही खबरें जो हैं आज अखबार। बिल्कुल, जीआईटी की अहम समाअत जो कल हुई है 17 मई तक की मुलतवी हो चुकी है, यानी कि आने वाले पीर को एक दफा फिर समाअत होगी और हम फिर बात करेंगे कि आगे इसमें क्या पेशरफ्त होने जा रही है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची से, जहां रात से लेकर अब तक कहीं तेज और हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तो अपडेट्स लेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ओवरऑल कराची में कैसा मौसम है? रात को तो काफी ज्यादा अच्छी बूंदाबांदी होती रही, बारिश तो नहीं हुई, आज सुबह से क्या मौसम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कल गुज़िश्ता रोज़ से ही ये बूंदाबांदी का तेज़ बूंदाबांदी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती रही है। कल सुबह से लेके शाम तक और रात में काफ़ी तेज़ बूंदाबांदी देखने में आई। सुबह से लेके शाम तक आबर आलूद रहा मौसम और आज भी ऐसे ही पेशन गोई हुई है और इस वक्त भी तेज़ बूंदाबांदी कराची के बहुत से इलाकों में हो रही है। कुछ गलियों में पानी भी मौजूद है, लेकिन जो सफाई के इंतजाम होने चाहिए थे इंतजामिया की जानिब से वो नहीं हुए। गंदगी वैसे ही मौजूद है कराची की गलियों में, सड़कों पर।
और जो गटर बह रहे थे उनके हवाले से भी कोई इकदाम नहीं किए। तो जो इससे पहले तेज़ बारिश हुई थी तकरीबन 10 दिन पहले, वो उसके बाद जो ख़राब सूरत हाल थी उसके ऊपर अभी तक काबू पाया नहीं गया। अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो इस शहर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक इसी तरह से तेज़ बूंदाबांदी होती रहेगी। तेज़ बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, वकास खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सादिया, जब आप वकास खान से दीपर ले सोच रही थी कि ये रिपोर्टिंग तो मैं भी बड़ी अच्छी तरीके से कर सकती थी क्योंकि मैं शीशा खोल के आज आई हूँ और मैंने इतना जबरदस्त कराची का मौसम एंजॉय किया है। बिलीव मी, ऐसा लग रहा था कि बंदा पता नहीं स्विट्जरलैंड या इस्लामाबाद या पता नहीं कहाँ घूम रहा है। कराची शहर इंतहाई प्यारा है। अगर इस पर हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट तवज्जो देना तो हमारा शहर की शक्ल जो है ना वो चेंज हो जाए और ये किसी भी स्विट्जरलैंड से कम ना लगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली केस की समाअत आज होगी। इस पर मजीद भी बात करेंगे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, इस समाअत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल सबा, जो आज समाअत होनी है जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ जो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त है, इस पर समाअत होनी है। 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो ये की जा रही है कि इमरान खान भी यहाँ पहुँचेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में दीगर केसेस भी हैं। और क्योंकि सियासी माहौल अब गर्म है, कल से हमने देखा GIT की रिपोर्ट के बाद जो सियासी अकाबरीन हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मसरूफ़ हैं। तो आज भी शेख रशीद और जो दीगर अहम रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है GIT के हवाले से। और इस तरह अपोजिशन जो है वो भी हमें लग रहा है कि इकट्ठी हो रही है तमाम मामला पे और ख़ास तौर पे GIT पे। तो इस पर भी आज शाह महमूद कुरैशी और खुर्शीद शाह जो हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तैयार करने जा रहे हैं अपोजिशन जो है GIT पे। तो इसके साथ साथ आपको बताएं, क्योंकि आप कराची के मौसम की बात कर रही थी, तो यहाँ पर भी मौसम स्विट्जरलैंड से कम नहीं। यहाँ सुबह से जो बारिश है वो हो रही है और हल्की बारिश के बाद अब जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। कराची में तो बारिश के बाद जो माहौल होता है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो शहर इक़्तिदार है यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर तरफ हमें ग्रीनरी, पहाड़ों पे बादल दिखाई दे रहे हैं और काले बादलों ने सुबह से शहर इक़्तिदार को अपनी लपेट में ले रखा है और जो मौसम है इंतहाई खुशगवार है। बिल्कुल यासिर नजर, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। और उनका ये कहना है कि करम अच्छा है लेकिन इस्लामाबाद का भी बहुत अच्छा है। नो डाउट, हम मानते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होने की वजह से वहाँ पर ज्यादा खूबसूरती नजर आती है उस वक्त जब बारिश होती है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं वहाँ पर सफाई सुथराई का जो इंतजाम है उसको अगर कंपेयर किया जाए, नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर तवज्जो दे तो कराची शहर स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरी भी आपको बताते हैं और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी पर फर्द जुर्मायत कर दी है। निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान निहाल हाशमी की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया। निहाल हाशमी के वकील ने जवाब के लिए मजीद मोहलत की दरखास्त की, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया क्योंकि मुसलसल वो मोहलत मांगे जा रहे हैं और केस की आइंदा समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। चलें जी, देखते हैं अब 24 जुलाई को क्या होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर समाअत ईद से कबल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। और इसके अलावा आपको बताएं, चमन में बोकरा रोड पर खुदकुश धमाके में SSP साजिद समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद और 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीके तालिबान ने कबूल कर ली है। तहसीलदार हमीद जहरी का कहना है कि खुदकुश हमला आवर की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है, जिसका सर और पैर कब्जे में ले लिए गए हैं। जराये के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त हमजा के नाम से हो गई है। पता नहीं इन लोगों को रिहैब कौन करेगा, ये क्यों इस तरीके के धमाके करते हैं और इंसानी जानों के लिए दुश्मनी का शाखसाना बनते हैं ये लोग। जी जनाब, तो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से और उसमें आपके लिए भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। GIT ने गैर कानूनी तरसीलात करने वाली तमाम कंपनीज के हवाले से बात की है, जिसमें आपको बताएं कि तमाम कंपनीज के मालिकान शरीफ खानदान के अफराद की।
जीआईटी की रिपोर्ट में शरीफ खानदान की जायदाद और ज़राए आमदन में फर्क तो सामने आया ही, साथ ही जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को तरसीलात का सबब बनने वाली कंपनियों से मुताल्लिक भी आगाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक बेकायदा तरसीलात लंदन की हिल मेटल कंपनी, यूएई की कैपिटल FZE कंपनियों से की गई। सऊदी कंपनी हिल मेटल और बरतानवी कंपनी फ्लैगशिप से भी गैर कानूनी तरसीलात की गयी और नवाज शरीफ हसन हुसैन नवाज जीआईटी को रकूम की तरसीलात की वजूहात नहीं बता सके। सऊदी अरब में हिल मेटल कंपनी के लिए कर्ज लिए गए जो दीगर ज़राए आमदन है, इसका वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। तहकीकात के दौरान ऑफशोर कंपनियों का बरतानिया में कारोबार से ताल्लुक सामने आया। ऑफशोर कंपनीज नेल्सन और नेस्कोल से ताल्लुक मिला। कंपनीज का लैम्कन कॉम्बर ग्रुप और हिल्टन इंटरनेशनल से भी ताल्लुक मिला। इन कंपनीज के जरिए बरतानिया में कारोबार को सरमाया फराहम किया गया, जबकि तमाम कंपनी के डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और मालिक खानदान के अफराद ही थे। कल की अहम स्टोरी भी डिस्कस हो गई। अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी। अनवार हाशमी, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और आपसे ये जानना चाहेंगे कल का इतना बड़ा दिन जीआईटी की रिपोर्ट पेश हो गई, इस पर आपको क्या लगा, किस हद तक तसल्ली बख्श रही ओवरऑल जीआईटी की रिपोर्ट? जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा कुछ होने जा रहा है, क्या वो सब हुआ? देखिए, आज के जितने भी अखबारात हैं उनके जो इदारती सफ़े हैं उस पे कालम निगारों के अंदाज भी तब्दील होते नज़र आए। उस जीआईटी रिपोर्ट के बाद उनका तर्ज तहरीर भी तब्दील होता। जब भी कोई हुक्मरान जिसके हक में कालम लिखे जाते हैं अगर उसका जवाल नज़र आ रहा हो तो उसके बाद कालम निगारों के जो है वो अंदाज भी तब्दील हो जाते हैं। तो आज भी अखबारात इंग्लिश और उर्दू के जितने भी हैं उनके इदारती सफ़ात जो है वो जीआईटी रिपोर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये है कि क्या इम्कान यही था, तवक्को यही थी कि ऐसी रिपोर्ट आएगी, इसके बारे में तो हर बंदा दावा कर रहा है कि मैं कह रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। हम अखबारात को लेके आगे चलते हैं कि अखबारात ने वैसे तो जीआईटी के रिपोर्ट के जितने मंदरजात हैं उसका जिक्र किया है, लेकिन दो इदारिये में जो गवर्नमेंट को नसीहत की है उसकी मैं 2 लाइनें पहले पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि उर्दू के अखबारात लिखते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अदालती कार्रवाई में संजीदगी से हिस्सा लिया जाए, फैसले को इंसाफ पसंदी से देखा जाए, ऐसा टकराव ना किया जाए जिससे जमहूरियत का बिस्तर गोल हो जाए। और रोजनामा डॉन ने एक लाइन लिखी है कि फाइनली द PMLN मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डू द राइट थिंग फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। तो हर बंदे की अब ये फिक्र लाख हो गई है कि ऐसा तसादुम ना हो कि कोई जमहूरियत को खतरा हो। तो इस पे अब आप बात कर सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल अनवर हाशमी साहब, डेफिनेटली अभी तक तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के हवाले से बातचीत सामने आ रही थी, उनके बेनिफिशरी होने या ना होने के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन कल हमने देखा कि एक और चीज़ भी सामने आई कि FEZF के जो कंपनी है उसके ऑफशोर कंपनी के मालिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ निकले हैं। तो अब डेफिनेटली मुश्किलात नून लीग के लिए ज्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि मामला डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई की तरफ जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म ट्रायल देख रहे हैं आप? देखिए, इस पर तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा वक्त में तो मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जिस इत्तेसाब की अब बुनियाद रख दी गई है, जिसकी अपोजिशन जोर लगाती रही, और अपोजिशन में भी खास तौर पे PTI, उसके भी रीजन है कि बाकी तो तमाम ही इस दौड़ में शामिल रहे हैं गुज़श्ता 40-50 साल में। तो इत्तेसाब का अमल जिस रुख की तरफ जा रहा है, अगर ये रुख जो है मुतय्यन कर लिया जाए तो यकीनन इसके पब्लिक को फायदा होगा। पब्लिक की जो टैक्स की रकम होती है वो कहाँ इस्तेमाल होती रही है जाती मकासद के लिए, वो सारी चीजें शामिल होंगी। जहाँ तक आपकी बात है, अभी तक जीआईटी रिपोर्ट जो है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत तब बनेगी जब मंडे से अदालत इसको जो है अडॉप्ट करेगी इस रिपोर्ट को, और अदालत का जो बेंच है उसके अडॉप्ट करने से ये कानूनी हैसियत इख्तियार करेगी। और उसके बाद फिर 2 चीजें मुख्तसर तौर पर बताता हूँ कि 2 किस्म की बहस हो रही है कि क्या अदालत नवाज शरीफ को पहले नायल करके डीसीट करके फिर जो है नैब की तरफ उसे रजू करने का कहेगी, जब पहले जो है वो नैब में से उसका केस जो है नैब में चलेगा और उसके बाद कोई उनकी नायली का डिसीजन होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता जो आने वाला हफ्ता है उसके पहले 3-4 रोज इन जीआईटी रिपोर्ट के मंदरजात को किस अंदाज में काउंटर कर पाती है। तो उससे सूरत हाल वाज़ेह होगी कि नायली की तरफ जा रही है सूरत हाल
फिलहाल ये सिर्फ जो है वो एक केस की तरफ जा रही सही है। मंडे से ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन के हवाले से बात कर रही थी अनवार हाशमी साहब। मैं अनवार साहब अब ये डिस्कस करना चाहूंगी, हमने इमरान खान का जिक्र किया, इमरान खान काफी ज्यादा तसल्ली में नजर आ रहे हैं, काफी काम नजर आ रहे हैं जो GIT की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है उस पर। लेकिन दूसरी जानिब एतजाज एहसन की अगर बात उठाई जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने ये कहा है कि मैच फिक्स नजर आ रहा है और सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि कड़वा घूंट है वाकई ये जो GIT की रिपोर्ट आई है नून लीग के लिए, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी कि फौरी तौर पर सब कुछ हो जाएगा और उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई? पीपल्स पार्टी जो है वो डबल माइंडेड है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों गुज़श्ता 40-50 साल में इक़्तिदार में हिस्सादार रही हैं। तो यकीनन मैं ये नहीं इल्जाम लगाता कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी करप्ट हैं या नून लीग के रहनुमा भी करप्ट हैं, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अगर नून लीग में इंडस्ट्रियलिस्ट है, जागीरदार हैं, इनके असासे हैं, तो पीपल्स पार्टी में भी सेम है। इनको एक चीज का खदशा पीपल्स पार्टी को जरूर है कि नवाज शरीफ को गिराने से उनकी पॉलिटिकल ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, और अगर PTI का इस एहतसाब के चक्कर में रास्ता हमवार हो गया तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट ने अगर इसी अंदाज में एहतसाब जारी रखा तो उसमें माजी की कोई पार्टी नहीं बचेगी। इसलिए वो कभी तो GIT को मुतनाज़ा करार देते हैं, कभी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस खेल को करार देते हैं, और वो कोई वाज़े फैसला नहीं देना चाहते क्योंकि हाथ किसी के भी साफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवार हाशमी साहब। सिचुएशन ओवरऑल अभी तक भी वेग चल रही है, जबकि GIT ने अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात से उससे आगाह कर दिया है, जो भी रिपोर्ट थी वो सामने लेकर आ गए। साद रफीक का भी यही कहना था कि हम जो एतराज कर रहे हैं या हम जो रिपोर्ट मानने से इनकार कर रहे हैं, एक तो डेफिनेटली वही कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, और फिर दूसरी बात ये उनका ये कहना था कि अभी हम इन तमाम चीजों को देखेंगे कि जो चीजें मुस्तरद की गई हैं। सियासी तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग की जानिब से इन बातों से इनकार कर दिया गया कि जी हमने तो GIT को ये लिख के ही नहीं दिया और ये बातें ऐसी नहीं थी ऐसी थी, तो फिर केस जो है उसका रुख कहीं और चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले वीक में, आने वाले दिनों में, कि किस तरीके से ये केस जो है रुख इख्तियार करेगा? वही जो बात आ जाती है कि अगर तो तमाम वाकई जो कागजात हैं, जो चीजें हैं, वो नून लीग एक्सेप्ट कर लेती है कि जी हमने जो भी दिया था वो फेक है, तो फिर डेफिनेटली मामला उलझेगा। लेकिन अगर नून लीग इनकार कर देती है और GIT को कहती है कि हमने ये कागजात ऐसे नहीं ऐसे सबमिट किए थे, तो फिर किस तरीके से देख रहे हैं आप इस केस को? देखिए, ये बहुत ही ओपन सीक्रेट है। हाँ। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि GIT जो बनाई गई है अदालत में वो मुकम्मल कोई फेक जो है वो दस्तावेजा, क्योंकि मैं कल भी कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि वो सरकारी मुलाजिम है। 1 मिनट में मुस्लिम लीग नून जो है वो दस्तावेजात अदालत में पेश कर देगी, काउंटर हो जाएंगी और GIT वाले अंदर हो जाएंगे। बज़ाहिर ऐसा नहीं है मजमूई तौर पे उसमें। अब आप देखें ख्वाजा साद रफीक की आपने बात की है, तो ये वो लोग हैं कि जो अपने कायद को अगर मशवरे उन्होंने देने थे, तो जैसे कल भी आपने भी प्रोग्राम में जिक्र किया, तो तवील अरसा मीडिया की अदालत में तो ये GIT को चैलेंज करते रहे, लेकिन एक दरखास्त भी सबमिट नहीं करा सके कोर्ट में, ताकि उस वक्त ही GIT को रोक दिया जाता। अब जो है वो पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब कानूनी जंग जो है वो ज्यादा देर किस हद तक दिफा करेंगे जो पिछले 60 दिन में नहीं कर सके, ये इनके लिए सवालिया निशान है। मुश्किल इन्होंने अपनी बढ़ाई है। इंसाफ से उन्होंने जो है वो तस्दीक कराई है कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है, तो मेरे ख्याल में नून लीग जो है वो बंद गली की तरफ ही जा रही है। अनवर साहब, पूरी ओवरऑल सूरत हाल हमारे सामने जो आती है वो हम GIT को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ GIT ही डिस्कस हो रही है, चाहे कौमी असेंबली है, चाहे दूसरे फोरम्स हैं। और अगर मैं अपने आप को देखूं या कोई आम आवाम अपने आप को पीछे रख के देखे, तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी चल रही है, उसके एहतसाब की बात हो रही है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, आपको ब्लूमबर्ग के हवाले से बताऊं कि उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि अगर अब जब इलेक्शन का दौर सामने है और थोड़ा सा वक्त रह गया है इलेक्शन में भी, तो इस वक्त अगर हुकूमत गिरती है तो तरक्की, इक्तिसादी तरक्की को भी झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में। यानी कि अगर बाहर से खड़े होकर देखा जाए तो अंदर काफी बुरी सूरत हाल बनेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टीज एक दूसरे के साथ ही दस्तो गिरबां हुई भी हैं। आपको क्या लगता है, ये पूरी सूरत हाल हमारे लिए बेहतर है? क्या अवाम के मसाइल कहीं पीछे नहीं रह गए? इस मामले को अब खत्म नहीं हो जाना चाहिए?
बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कोई तामीर होती है उससे पहले तकरीब होती है। जब भी सड़क बनती है धूल उठती है, जब भी प्लाजा बनता है अहले मोहल्ला को तकलीफ होती है। तो ये जो एक सिस्टम अगर ठीक होने जा रहा है, मैं कोई शरीफ फैमिली के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मजमूई तौर पे अगर ठीक होने जा रहा है तो आपको आवाम को कुछ मुश्किलात का, कुछ रैलियों का, कोई रिएक्शन का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे एहतसाब के अमल के दौरान अगर कोई कहे कि इक्तिसादी तरक्की रुकी है, मोटरवे भी इसी बुरान में बना है, तमाम तवानाई के मंसूबे भी इसी बुरान में बने हैं, सी पैक की तामीर भी इसी बुरान में जारी है और साथ साथ एहतसाब का अमल भी जारी है। तो लिहाजा एक हद से ज्यादा नहीं कहा जा सकता है कि किसी ने तरक्की रोकी है एहतसाब के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के लिए बेहतर है अगर तमाम पोलिटिकल जमातों के साथ इंसाफ किया जाए एहतसाब के बारे में, तो अवाम को भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। अपने अपने आइडियल जरूर बनाओ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। अगर हुकूमत गिर जाती है तो फिर तो वही एक सियासी बहरान, एक सियासी हलचल, प्री इलेक्शन हो जाएंगे ना फिर अनवर साहब। देखिए, इस वक्त फौज भी जमहूरियत के हक में है, मीडिया भी जमहूरियत के हक में है। हुकूमत गिरेगी तो फौरन इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आएगी और तामीरात उसी तरह शुरू हो जाएंगी। जो भी हुकूमत है, नून लीग भी दोबारा आएगी तो प्रोजेक्ट उसी संजीदगी से शुरू होंगे और पीटीआई या पीपल्स पार्टी भी आएगी तो तामीरात शुरू होंगी। अदालतों ने बस यकीन दहानी करानी है कि जो हमने एहतसाब किया है उसमें नाइंसाफी नहीं हुई तो फिर कोई बुरान पैदा नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हमारे साथ अनवार हाशमी साहब थे जो कि JIT के हवाले से बात कर रहे थे। सादिया, ओवरऑल सिचुएशन इतनी वेग चल रही है, एक का बयान ले तो दूसरे का बयान आपको समझ में नहीं आता। तारिक शफी के एफिडेविट की बात करें तो वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, सलमान अकरम राजा साहब ने लिख दिया। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं उसमें तो 2 लाइनें थी, पता नहीं क्या होने जा रहा है। जो भी हो, अल्लाह करे बस सॉर्ट आउट हो जाए और हमारे मुल्क के हक में जो भी चीज हो वो बेहतर हो। जी बिल्कुल। अनवार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगे फिर स्टेप ये हो सकते हैं तो होपफुली इतना ही स्मूथली ये पूरा प्रोसेस हो जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे और जो मामलात हैं वो जल्दी जल्दी सामने आए ताकि बेहतरीन और क्लियर पिक्चर आवाम के सामने आए और अगले इलेक्शन के लिए आवाम बहुत क्लियर हो कि उन्होंने किसको वोट देना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने गुज़श्ता साल क्रेमलिन से मुंसलिक रूसी वकील से मुलाकात करने का एतराफ कर लिया है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात से कबल ही हिलरी क्लिंटन से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करने का वादा भी किया गया था। क्या होंगी ये मालूमात? बात करेंगे, बालों के हवाले से भी बात करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इसके बाद मिलवाएंगे आपको खूबसूरत हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले फैसल नसीर से। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे थीम के हवाले से, तो आपको बताएं कि सर के बाल इंसान की खूबसूरती और एतमाद साजी के लिए बहुत अहम होते हैं। ये शख्सियत को 4 चांद लगा देते हैं, आपको पुरकशिश बनाने और जाने में नजर बनाते हैं। गिरते बाल खुद एतमादी में कमी और एहसास कमतरी भी पैदा करते हैं। लेकिन साइंस ने इन तमाम मुश्किलात का हल निकाल लिया है। FUE टेक्नोलॉजी के जरिए बासानी हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और ये ट्रांसप्लांट बहुत सारे लोग करते हैं। और ये किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये बताएंगे हमें फैसल नसीर, जिन्होंने इनमें से ही एक टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया है। आइए देखते हैं। मेरी एज इस वक्त जो है वो 34 इयर्स है और मैं जो है वो काफ़ी हद तक मेरे बाल गिर चुके थे और फिर मैंने ये सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आपको प्रोफेशनल पे और लाइफस्टाइल में जो है डिफरेंस फील करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। किसी ने एडवाइस करी डॉक्टर हनीफ सईद की, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस करी। फिर मुझे उन्होंने FUE टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि किस तरह FUE टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और फिर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, शायद लोग डरते हैं कराते वक्त, लेकिन वो होता है। लेकिन मैंने सेकंड उसमें जो अटैम्प्ट में मैंने फ़ाइनल कर लिया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मैंने ऑलमोस्ट फरवरी में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 5 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं और मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और मज़ीद आएगा।
मेरा ऑलमोस्ट जो है वो 80% जो फ्रंट है वो खाली हो चुका था, 80%। तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे नज़र आया है। मतलब डेफिनेटली फील तो आपको होता है, कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं अक्सर दोस्त वगैरह आपके होते हैं जो मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना सीरियस इसको लेता है या नहीं लेता, लेकिन ये तो एक डिफरेंट वो है। लेकिन आपकी बेसिकली पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है डिफरेंट। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी में कुछ जाते हैं, लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया, क्या किया जो इतना बेहतर रिजल्ट है, कहाँ से कराया। जिन लोगों को ज़रूरत है वो तो और ज़्यादा पूछते हैं कि किस तरह आपने करा, क्या प्रोसीजर था, क्या था, सब कुछ इस बारे में। कोई ख़ास तकलीफ तो नहीं, नॉर्मल सिंपल जब आपके 1 या 2 इंजेक्शन लगते हैं वो होते हैं बेसिकली नॉर्मल इंजेक्शन। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है ये जो है हिस्सा सर का जो है वो सुन कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपको नॉर्मल इतना नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी निडल की एक वो होती है, लेकिन कोई ख़ास पेन नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि इंसान अपनी केयर भी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में अपने करे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम दुनिया के लिए तो सब कुछ कर रहे होते हैं, 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे करने से ये कि आपकी अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी प्रोफेशनल में जिसमें आप हैं वहाँ पे आपकी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं हर किसी को एडवाइस करूँगा जिसको अगर ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की तो वो डेफिनेटली कराए। तो जी फैसल नसीर की बातें आपने सुनी। ये जो ट्रीटमेंट करवा रहे थे ये है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, और इसको करवाते हुए भी बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन जिनको शौक है अपनी पर्सनालिटी में चार लगाने का, उसको इम्प्रूव करने का, वो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर हनीफ सईद से। मामला चल रहा है, जब से पनामा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में यौमिया बुनियाद पर चल रही थी, फिर GIT बना दी गई, जब से उसके अंदर मुख्तलिफ शख्सियात की पेशियां चलती रही, तो उस तमाम सूरत को लेकर अब तक हमने इंडेक्स में तकरीबन 8,000-9,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड की जा चुकी है, क्योंकि मई के आखिर में हमने देखा था कि इंडेक्स 53,000 की रिकॉर्ड सतह पर था, जब 44,000 की सतह पर आ गिरा है। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, हमें अपडेट कर रहे थे और सब हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं जल्दी खत्म हो जाए, ताकि ये जो मंदियां नजर आ रही हैं हर पेशी पे भी और हर फैसले पे भी और हर समाअत पे भी, तो ये खत्म हो। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक दफा फिर बात करेंगे बालों के हवाले से। तो हमारे साथ स्टूडियोज में इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर जावेद आलम फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट में भी महारत रखते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज बात हो रही है हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो मेरे ख्याल में हमारे व्यूवर्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और हमारे स्टूडियोज के अंदर भी बहुत सारे लोग आज एक्साइटेड हैं, पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कब आएंगे, तो आ गए डॉक्टर साहब भी, और PCR में भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, न्यूज रूम में भी। हेयर ट्रांसप्लांट मामला ही ऐसा है कि हर किसी को बड़े अच्छे रैविशिंग घने और बहुत अच्छे बाल चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली है क्या? देखें, एक तो मैं बताऊं कि सबसे बड़ी एडवांसमेंट जो हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी सस्ती हो रही है। अच्छा। और हम खुश नसीब हैं पाकिस्तानी कि जो भी सर्जरीज हैं हमारे पास, मेजर सर्जरीज हैं, हाँ। कार्डिक ट्रांसप्लांट है, बाईपास सर्जरी है, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, ब्रेन सर्जरीज हैं, बहुत सस्ती हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। स्किल्ड हैंड सर्जन्स बहुत अच्छे हैं। ट्रांसप्लांट ऑनेस्टली स्पीकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, कि कॉस्मेटिक्स है। हाँ। और हम यहाँ थ्रू आउट द पाकिस्तान में कराची में ले लें, लाहौर में ले लें, पिंडी में ले लें, सारे अच्छे बेस्ट सर्जन्स कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का ये है कि लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम, टारगेट पे नहीं आते कि जो चीज़ प्रॉब्लम है उसको सही स्किल्ड हैंड के पास जाके ट्रीटमेंट कराएं। ट्रांसप्लांट तो सिंपल ये है कि हम एक चीज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या इसके रेट्स हैं, क्या है। हाँ। ट्रांसप्लांट तो ये है कि हमने कहीं से चीज़ निकाली और वो चीज़ हमने आगे कहीं भी लगा दी। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है कि हम बैक से जहाँ पे प्रोमिनेंट हेयर होता है वहाँ से निकाल के, जहाँ पे भी बाल कम होते हैं वहाँ निकाल के लगा देते हैं। पहले हम क्या करते थे कि कट लेते थे पूरा, कट करते थे, पूरी स्किन को कट करते थे, ग्रॉसली सामने रखते थे, एक एक फॉलिकल निकालते थे और निकाल के लगाते थे। वो इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि सूजन ज्यादा आ जाती थी,
पेन ज्यादा होता था, ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम थी और सर्जन के लिए भी प्रॉब्लम थी। अब है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। हम एक एक बाल निकालते हैं, ठीक, जैसे चावल की फसल होती है ना, एग्जैक्टली उसी तरह हम लगाते हैं सही, और 4 से 6 महीने में बाल आ जाते हैं। ठीक। देखें, मैं नेचुरली डिफरेंट चैनल्स पे जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द पाकिस्तान काम करता हूँ मैं 12 शहरों में। कल आप हैदराबाद का पूछी थी मौसम कैसा है, तो मैं पेशेंट देखने हैदराबाद गया हुआ था। अब मैं पूरे पंजाब जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कल मेरा रहीम या खान, बावलपुर, मुल्तान, लाहौर। बाल तो सब जगह गिर रहे हैं लोगों के, पूरे मुल्क में ही आ रहा है throughout। खाली मर्दों में ही प्रॉब्लम नहीं है, खवातीन में बहुत हो गई है। मैं आपको रीजन भी दूंगा। ट्रांसप्लांट से पहले जो कबाड़ा कर लेते हैं ना लोग, ट्रांसप्लांट तो ठीक है जब हम किडनी डैमेज कंप्लीटली हो जाती है, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। हार्ट डैमेज जब हो जाता है फिर वो पहुंचते हैं कार्डिक फिजिशियन या सर्जन के पास। ट्रांसप्लांट सर्जन के पास, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जब पहुंचते हैं, जब पूरी बर्बादी करके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि जब तक बाल कंप्लीटली डैमेज ना हो जाए, जब तक सूरत हाल बिल्कुल सफाया ना हो जाए, उस वक्त तक आप डॉक्टर के पास, लोग डॉक्टर के पास नहीं आते। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। आप किस तरह से देखते हैं कि बालों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादातर कौन कौन सी हैं, उनको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट तक आने से पहले उस चीज को संभाल लिया जाए अगर आ जाते हैं? और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए, होना ये चाहिए कि उस प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज डेवलप हो रही है तो आप उसका पहले इलाज कराएं कि उस वक्त तक बचाएं। ठीक है, ट्रांसप्लांट है, बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन हमें डोनर एरिया तो चाहिए जहाँ से बाल चाहिए। वो किसी और के जानवर के बाल निकाल के तो लगा नहीं सकते। आपके बाल ही होंगे जो निकाले जाएंगे, और आपके सर के बाल स्कैल्प हेयर से निकाले जाते हैं। तो हमारे पास वो क्वांटिटी होनी चाहिए, बल्क क्वांटिटी, जहाँ से हम बाल लें। एटलीस्ट बाल बचेंगे तो आप फिर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। लेकिन अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं या हेयर फॉल है, जेनेटिकली हमारा हेयर फॉल है। हमारे पेरेंट्स में, फादर मदर की साइड था, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में था, दादा नाना के पास था ये प्रॉब्लम। वो बच्चे समझदार होते हैं, वो टीन एज में ही कहते हैं मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया। आते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी हिमाकत जो मैं बहुत परेशान हुआ, मैं जाके बहुत डिस्करेज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिमाकतें करते हैं लोग, रेसिपीज शुरू कर देते हैं, होम रेमेडीज शुरू कर देते हैं, और उसमें वेरी सॉरी टू से हमारे चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग तो अपने गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से होम रेमेडीज के हवाले से बार बार अपने व्यूवर्स को आगाह करते रहे कि नहीं भी आपको जो भी कोई प्रिस्क्राइब करे आप डॉक्टर के मुताबिक करें, घर में आप टोट के होम रेमेडीज नहीं करें, इससे बेड़ा गर्क हो जाता है चीजों का। आप लहसुन का पानी, प्याज का पानी, ये तेल, ये वो तेल, 6 लोग आगे खड़े हो जाते हैं, 6 लोग खड़े होकर जो डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, आप उससे बताएं जो बेचारे इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध के लोग हैं, बलोचिस्तान के लोग हैं, उनको नहीं पता है। आप तो इंटीरियर की बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आप मॉर्निंग शोज को उठा के देखें, बहुत पढ़ी लिखी खवातीन, और वो सुबह में ये चीजें सुन रही होती हैं। ठीक है, होम रेमेडीज काम करती हैं, कारामद होती थी, लेकिन अब उससे बहुत आगे चली गई है दुनिया। अब समझदार हैं आप। एग्जैक्टली, आप काउंटर से जाके आपको सब कुछ पता है कि ये चीज, इसका ये नुकसान है, मैं ये चीज। आप अपने चेहरे को, इतने हसीन चेहरे को, अपने इतने हसीन बालों को एक माचिस की तीली लगा रहे हैं और धमाका कर रहे हैं। तो मैं नेचुरली जेनेटिकली होता है, जैसे कॉल मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है। फीमेल में मेल पैटर्न आ जाता है, हार्मोनल है, वेट हमें कम कराना है, हार्मोन सही करना है, साइकिल सही करना है, सब कुछ है। आप डिफरेंट तेल डाल के उसको डैमेज कर रहे हैं। आप डिफरेंट चीजें शॉर्टकट लेके कि बस ये मैंने रेमेडी देख ली है, ये बहुत अच्छी चीज बता रही है, उसने लिया, यूं मिलाया, मिक्स किया और सर पे लगा लिया। ये तो हो गया ना कि होम रेमेडीज करके जो डैमेज होके जो सूरत हाल बनती है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट तक पहुंचती है। क्योंकि ओवरऑल आज हम बात करें, फोकस करें ट्रांसप्लांट के हवाले से कि कुछ लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, गंजे भी हो रहे होते हैं, हेयर फॉल भी हो रहा होता है, बड़े प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन वो डर के नहीं जाते हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ कि नहीं हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो हमें हेमोरेजिक हो जाएगा, हमें जो है वो स्वेलिंग होगी, हमें जो है प्रॉब्लम होगी, बाद में जो है वो 4 महीने बाद फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो सारे मिसकंसेप्शन जो है ना, आज जरा उसको बताएं। वो वाली जो कम नॉलेज वाली बात होती है ना, तो उससे पता तो है नहीं, नीम हकीम खतरा है जान। बिल्कुल, आपको पता है नहीं। देखिए, ट्रांसप्लांट सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है बॉल्डनेस का। अगर मेल बॉल्डनेस हो गई है या फीमेल का फ्रंट चला गया है, आपको ट्रांसप्लांट करना है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर जेनेटिकली है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, जो आपकी एग्जैक्टिंग हेयर्स हैं, आपके बाल जो रह गए, उसमें हमें ट्रीटमेंट देते हैं कि उन्हें बेहतर करना होता है, तो वो हमें ट्रीटमेंट पिल्स दी जाती हैं, सीरम्स दी जाते हैं। ट्रांसप्लांट से कोई नुकसान नहीं है, और फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन से कोई नुकसान नहीं है कि आप एक एक बाल लगाते हैं 4 से 6 महीने।
हाँ, थिन हेयर हो जाते हैं। अगर थिनिंग है तो नेचुरली जैसे बच्चा कमजोर है उसे लेके चलना पड़ता है, या कोई सीड ही उसमें जान नहीं है, तो अगर फॉलिकल में ही जान नहीं है तो नेचुरली प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, आपने दो चीजें तो क्लियर कर दी कि अगर आपके पास हल्की सी भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो डॉक्टर से रुजू फौरन करें, और दूसरा ये आपने कहा कि पेनफुल नहीं रहा अब इतना ज्यादा ये ट्रीटमेंट इससे पहले था। अब जो एक और रुकावट आती है जो काफी अहम रुकावट है वो है खर्चा कितना आता है, क्योंकि लोगों की जाहिर सी बात है जिसके सर पे बाल नहीं है उसकी कोशिश होगी कि अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाए, लेकिन एक सबसे पहली रुकावट आ जाती है कि पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा, खर्चा कम करते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अल्लाह का शुक्र, अभी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, फीमेल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मोनल में वेट पे स्ट्रेस देता हूँ कि लोअर पोर्शन कम करो। कल भी एक चैनल पे था, मैंने कहा भाई ये पेल्विक पोर्शन कम करो। फीमेल का ये हैवी होता है, एंड्रोजन रिलीज होता है, उसकी वजह से फॉल होता है, जेनेटिकली भी होता है। एनीवे ये कोई खर्चा नहीं है। आप कंपैरिजन करें अपने मुल्क से बाहर का, राइट। अगर वहाँ 4 लाख की सर्जरी है तो यहाँ हम 50,000 60,000 में कर रहे हैं। 50,000 8 से 10 घंटे की सर्जरी होती है। ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वही लाख तक पहुंच जाते हैं। अगर 5,000 पर आवर के हिसाब से आप ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस करें तो 10 घंटे की तो सर्जरी होती है। 8 से 10 घंटे लेते हैं, क्योंकि बड़ा मेहनत का स्किल्ड हैंड चाहिए। एक बाल निकाल के लगाते हैं, ग्रॉसली एक बाल निकालते हैं, उसका फॉलिकल देखते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। तो इट विल बी टेक एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर 50,000 में हम 60,000 में ये सर्जरी कर रहे हैं और एग्जैक्टली द सेम सर्जरी आप अमेरिका जाके करवा लें, ब्रिटेन में करवा लें, दुनिया के वहां तो 8-8 10-10 लाख की सर्जरी, एग्जैक्टली द सेम सर्जरी। वही सर्जन है, ये पूरा एक टीम वर्क है, इसमें एक एक बाल निकाल के लगाया जाता है, कोई सूजन नहीं आती, कोई ब्लीडिंग नहीं। डॉक्टर साहब डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप हेयर ट्रांसप्लांट हंसी खुशी करा सकते हैं और आपके बाल भी वापस आ जाएंगे और पर्सनैलिटी भी आपकी ग्रूम हो जाएगी। यूजुअली ये हो रहा होता है कि जिन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना भी होता है उन लोगों को जो उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उनको दीगर मशवरे देते हैं कि आप नहीं जाएं या इस तरीके से, तो फिर उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी शेक करता है। जब वो इस शेक कॉन्फिडेंस के साथ आपके क्लिनिक में आते हैं तो आप उनको कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं और कैसे उनको आप ले जाते हैं सर्जरी तक और कैसे फिर आप उनको ग्रूम करके वापस भेजते हैं? मैं उनसे कहता हूँ कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है ना वो बॉल्ड है। यस इट इज, दुनिया के दे आर बॉल्ड, या और इसका इलाज ही सर्जरी है। राइट। आप अगर कोई पत्थर मिलता है, कोई स्टोन चांद से मिलता है तो मंगवा लें और बाल निकाल लें, इससे नहीं होगा। आपका रिजल्ट इससे आएगा। हाँ, आपको कुछ ट्रीटमेंट साथ दिए जाते हैं जो हमने बाल लगाया है कि वो ग्रोथ प्रॉपरली हो और नेचुरली जो आपके अपने बाल हैं पुराने उनको कैसे बेहतर किया जा सके। तो इसकी डिफरेंट सेटिंग्स भी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका तो कौन सा स्टेज है। इसी से रिलेटेड पूछूंगी कि डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं तो डेफिनेटली हर किसी की कंडीशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किसी को कोई कहता है कि जी हम FUE पे चले जाएंगे, कोई कहता है ये न्यू ग्राफ्ट क्या है नई टेक्निक, इसके बारे में देखें। FUE तो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है। इसमें जो हम करते पहले कटिंग करते थे, कुछ एरिया से उनका कटिंग में प्रॉपरली हमें ग्रॉस हेयर नजर आता है, इसमें कुछ फॉलिकल डैमेज होने का डर होता है। वो सर्जन ही देखता है, सेलेक्ट करता है कि इसको कौन सी सर्जरी की जाए। लेकिन ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में इस वक्त चीपेस्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ हमारे पास जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। सही, डॉक्टर साहब ने ये तो क्लियर कर दिया है कि बाकी ममालिक के से कंपेयर किया जाए तो बहुत सस्ती है, लिहाजा आप इसके लिए जा सकते हैं और अब तो बहुत ज्यादा सेफ भी है, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। खवातीन के हवाले से आप खास तौर पर बात कर रहे थे कि खवातीन के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो उसकी वजह से आगे फ्रंट से या फिर बैक साइड से आपके बाल जो है वो जाने का खतरा होता है, या फिर जा रहे होते हैं या फिर खत्म भी हो चुके होते हैं। कुछ खवातीन के सेंटर से बाल जा रहे होते हैं, फिर उसको कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसको किस तरीके से पहले से ट्रीटमेंट हो जाए कि वो बाकी के जो बाल हैं वो भी बच जाएं, और इससे पहले डिस्कस कीजिएगा प्रॉब्लम्स किस तरीके से क्रिएट। देखें, फीमेल में एक जमाने में प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। अगर आप 40-50 साल पहले ले जाएं तो खवातीन के बाल बड़े अच्छे होते थे, बड़ी उम्र तक होते, ना वाइटनिंग होती थी, प्री मैच्योर वाइटनिंग नहीं होती थी, और अब लेंथ होती थी, उनके बालों में जान होती थी, बाल गिरता नहीं था। अब क्या हो जाए, देखें
फीमेल अब पूरा मेल का काम कर रही है, बेचारी सुबह उठती है, भागती है, दौड़ती है, वर्किंग पे। आप आइए ना मॉर्निंग शो करने, सुबह उठना कितना मुश्किल काम है, वर्किंग प्रेशर ज्यादा है। वर्किंग प्रेशर। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन होता है मेल, वही फीमेल में होता है लेकिन डोमिनेंट नहीं होता, कम होता है। लेकिन एंड्रोजन ज्यादा फीमेल में रिलीज हो रहा है। एंड्रोजन ड्यू टू द स्ट्रेस एंड ड्यू टू द वेट। खवातीन में मूवमेंट नहीं रही है, एक्सरसाइज नहीं रही है। मैं अभी लोअर पोर्शन को बता रहा था कि हैवी हो जाता है, फैट रिलीज करने लगता है एंड्रोजन, वो डैमेज करता है हमारे बाल को। और एग्जैक्टली वही पैटर्न आ जाता है कि फ्रंट पीछे जाने लगता है, क्राउन डेवलप हो जाता है, पीछे बाल चले जाते हैं। उनमें भी ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। मेल हो या फीमेल पेशेंट है एक, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब शी इज लिविंग हैप्पी, और अचानक उसको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, कोई शैम्पू लगाती है उसका रिएक्शन हो जाता है, कहीं धूप में जाती है उसका रिएक्शन हो जाता है, या फिर ओवरऑल थ्रू आउट पिकनिक पे जा रहे हैं या बोटिंग पे ही अगर जा रहे हैं तो कोई रिएक्शन हो जाता है, तो फिर उसको कैसे आप ओवरकम करते हैं? आफ्टर द ट्रांसप्लांट आप बात करें, देखिए स्कैल्प की प्रॉब्लम ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा। अगर इचिंग हो रही है तो स्कैल्प में ड्राइनेस तो नहीं आ रही है, नेचुरली आपने कोई ऐसा डाई तो यूज नहीं कर लिया, आपने ऐसा शैम्पू तो यूज नहीं कर लिया। ट्रांसप्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो ड्यूरिंग हमें 2 वीक्स 3 वीक्स या मंथ हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, जैसे एक सर्जरी में करना पड़ता है। हमें कोई एंटीबायोटिक देनी है या एंटी एलर्जी देनी है या कोई रिजेक्ट होने का डर तो नहीं है। किसी भी किस्म का आप हेयर ऑयल लगा सकते हैं करेंगे, जिस तरीके से पहले भी आप बात कर रहे थे, अधूरी रह गई क्वेश्चन के दरमियान, क्या डाइट में होना चाहिए, क्या आपकी रूटीन में होना चाहिए कि आप जैसे काम भी कर रहे हैं, आप घर भी देख रहे हो, और फिर उस तरीके से वर्किंग वुमेन के हवाले से हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि उनकी ज्यादा हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, या वो आप मुझे बताइए कि इस पूरी चीज में आप अपनी रूटीन किस तरीके से सेट कर सकते हैं, या फिर अपनी डाइट क्या कर सकते हैं कि हाँ आपके बाल जो है वो सेफ है? देखिए, मैं कहता हूँ हमने फ्रूट वेजिटेबल से मोहब्बत करनी छोड़ दी है। जिन लोगों को अपने आप को हसीन रखना है ना, कल भी मैं एक जगह बोल रहा था कि चाहते हैं कि खूबसूरत हम जवान रहे, हमारे बाल भी अच्छे रहे, तो आपको फ्रूट्स को अपने दिल से लगाना है। आपको 4 5 6 फल निकालने हैं सुबह, हर अल्लाह मियां ने हमें यहाँ बड़ी नेमतें दी हैं पाकिस्तान में, आपने सुबह रखना है और खाना है। नट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुबह हमें मॉर्निंग में वेजिटेबल्स लोग दूर भागते हैं। अमेजिंग। अगर आपको अपना फेस का कलर चाहिए, बालों को बेहतरी चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल। दूसरी, हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी है। लैक ऑफ वाटर, पानी हमने बिल्कुल पीना खत्म कर दिया है। लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, ये सब हमारे फेस पे और बालों पे सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। जेनेटिकली अलग चीज है, खुदा ना करे कोई डिजीज अलग है, कोई कीमोथेरेपी हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, हार्मोनल थायराइड का मसला हो गया, ये हो गया, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली आपके बाल खराब हो रहे हैं तो उसमें डाइट की प्रॉब्लम। आपको बड़ा शौक हुआ मुझे अपने आप को पतला करना है, मुझे ट्रिम करना है, जीरो कमर करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन आपने डाइट जो है ना उसको छोड़ अपने बालों को तो आपको डाइट अच्छी रखनी है और रूटीनली आपको नींद प्रॉपर करनी है, अपनी पानी खूब पीना है, स्ट्रेस को खत्म करना है, बाल अच्छे हसीन रहेंगे। और उल्टी सीधी चीजें, स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग, ये और फजूल चीजें जो वो ना लगाएं। जी चलिए जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जबरदस्त किस्म की मुफीद बातें आपने की, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी बताया और डाइट के हवाले से भी बताया। और सादिया, मुझे ऐसे लगता है कि कराची में तो आधे से ज्यादा अवाम इंसोम्निक रहते हैं क्योंकि उनको जागने की बीमारी है और सब जागे होते हैं, सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, तो बाल तो गिरेंगे ही। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि खूबसूरत और घने बाल यकीनन शख्सियत में खुद एतमादी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में हेयर ट्रांसप्लांट की डिमांड में इजाफा भी हुआ है और मुल्क में कई मशहूर और मारूफ डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस भी फराहम करते हैं। मजीद आपको बताएं, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने डॉक्टर हनीफ सईद से मुलाकात की है, जो हेयर ट्रांसप्लांट समेत चेहरे और सर की जल्द से मुतालिक कई मसाइल की बखूबी हल कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनके मसाइल का हल भी जानते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट गंजपन का एक इंतहाई जदीद और मौसर तरीक़ा इलाज है। आमतौर पर ये 2 तरीक़ों से किया जाता है, एक FUT मेथड कहलाता है और एक FUE मेथड कहलाता है। FUT मेथड में गुद्दी के हिस्से से जहाँ पर पक्के बाल होते हैं एक कट लगा के एक स्ट्रिप निकाल ली जाती है और उस हिस्से को खींच के टाँकों के ज़रिए बंद कर दिया जाता है और फिर उस स्ट्रिप में से स्लाइस करके और उसमें से फॉलिकल्स को अलहदा किया जाता है और आगे स्लिट्स बना के उन फॉलिकल्स को उन स्लिट्स में सुराखों में रख दिया जाता है। FUE मेथड जो है वो ज़्यादा सेफ़ और बेहतर समझा जाता है और बहुत वो कन्विंसिंग भी है। क्लाइंट
उसमें ज़्यादा इजीली जो है तो वो कन्वेंस हो जाता है और कराने पे आमादा होता है, जबकि वो FUT मेथड में थोड़ा सा खौफज़दा होता है। यही वजह है कि जब से FUE टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और उसके बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री को बहुत बूम हासिल हुआ है। दोनों तरीक़ों के नताइज बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया किससे है। उसके लिए आपके डॉक्टर का बहुत ही कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो उसकी टीम है उसका भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। FUE जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का एक तरीका है, हेयर ट्रांसप्लांट करने की एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है। FUE स्टैंड फॉर फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक एक फॉलिकल को मशीन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करके या फॉलिकल के यूनिट को एक्सट्रैक्ट करके और उसको आगे लगा देने का नाम FUE टेक्नोलॉजी है। आम आदमी जब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो वो कैसे जाने कि कौन अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला है, कौन सही डॉक्टर है और कौन गलत डॉक्टर है, उसके लिए एक बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो और भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इस क्राइटेरिया में फिट हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये डिसाइड करना कि उसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर से कराना चाहिए, वो एक सोसाइटी है पाकिस्तान में जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर हैं उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, HRSP। इसकी वेबसाइट भी है। इसके डॉक्टर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जो है तो वो मौजूद हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि जब भी कोई शख्स अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो वो HRSP के जो मेंबर्स हैं उनमें से अपना डॉक्टर जो है, जो बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनके लिए तो कहा जाता है कि वो लाइफ टाइम उनकी गारंटी होती है, लाइफ टाइम वो नहीं गिरते। उसकी रीज़न ये होती है कि उन बालों का इंतखाब जो है तो वो सर के सेफ जोन से किया जाता है। हमारे सर में दो तरह के बाल होते हैं, एक वो जो गिर जाते हैं, एक वो जो नहीं गिरते। इनकी जड़ें मुख्तलिफ होती हैं। ट्रांसप्लांट के लिए हम उन बालों का इंतखाब करते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं और जो नहीं गिरती। दुनिया भर में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट या सर्विस चार्जेस जो है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से जो है वो लिए जाते हैं। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में इतना स्टैंडर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट, जो अच्छे सेंटर्स हैं, जो HRSP के हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत मेयारी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट दुनिया के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। डॉक्टर हनीफ से भी हमने मिलवाया, आपको डॉक्टर जावेद से भी हमने मिलवाया और वो तमाम बात कर रहे थे आपकी डाइट के हवाले से भी, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी। और आपको बताएं कि बहुत इजी हो चुकी हैं ये सारी चीजें, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं, लिहाजा आप सब इसको अवेल कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, लेकिन यह वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे PRP टेक्नोलॉजी से घने बाल हासिल करने वाली गुल से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में इस टाइम वक्त हुआ है हल्की फुल्की भूख का, और जब भी हल्की फुल्की भूख लगती है तो डेफिनेटली हम बढ़ते हैं मावरा की रैपिड रेसिपी की जानिब। तो झटपट खाना बनाना है और वो भी मजेदार, तो उसके लिए देखना पड़ेगी मावरा की ये रैपिड रेसिपी। हियर वी गो नाउ।
जनाब, आपने झटपट रेसिपी देखी और वाकई बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। एक दफा फिर बात करते हैं बालों के हवाले से। बाल गिरने का मसला सिर्फ मर्दों के साथ ही दरपेश नहीं बल्कि खवातीन में भी बड़ी तादाद में गिरते बालों की परेशानी नजर आती है, जिसके नतीजे में खवातीन के बाल घने नहीं रहते। जी हाँ, खवातीन हमेशा से बालों के मामले में कॉन्शियस तो होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ब्यूटी पे ज्यादा तवज्जो देती हैं एज कम्पेयर टू हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट में पीआरपी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि काफी सस्ती पड़ती है और खवातीन का ये मसला भी हल कर देती है। तो मिलते हैं गुल से, जिन्होंने पीआरपी के जरिए न सिर्फ बालों का गिरना रोका बल्कि उन्हें घना भी कर दिया। तो ये क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। पीआरपी इज द बेस्ट। जब से मैंने पीआरपी की 2-3 सिटिंग ली है, मेरे बालों का वॉल्यूम इतना अच्छा हो गया है और टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, बाल भी फटते हैं इससे। 5 ईयर से बालों का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से बालों का वॉल्यूम भी ख़राब हो रहा था, टेक्सचर भी ख़राब हो रहा था। पीआरपी इज़ द बेस्ट। इसमें प्लाज्मा होता है जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, बालों को लेंथ लंबी होती है, उससे इसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हेयर फॉल की शिकायत होती नहीं क्योंकि आपकी रूट्स को ये ग्रो करता है। रूट्स आपकी जब ग्रो करेंगी तो आपका बाल भी बढ़ेंगे और अच्छे हो जाएंगे। मैंने कलर डाई करवाए थे, उससे बाल बिल्कुल डैमेज हो गए थे। तो डैमेज वालों के लिए आपका पीआरपी होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। डैमेज के लिए होता है कि आप मंथ में 3 मरतबा तो करवाएं आप पीआरपी। हमारी डाइट में जो प्रोटीन नहीं होती है, तो प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है बालों के लिए। और वीक में 2 मरतबा ऑयलिंग करनी चाहिए बालों में, तो इससे ही होता है कि आपके बाल अच्छे होते हैं, ग्रो भी करते हैं। पीआरपी की नीड आपको इस वक्त होती है जब आपके सर की स्किन नज़र आने लगे। स्किन नज़र आने लगती है तो समझो वो बिल्कुल डैमेज होने लगते हैं आपके बाल, वो ग्रो नहीं करते, आपके मसाम बंद हो जाते हैं। तो पीआरपी से होता है कि ग्रो करते हैं और मसाम भी ओपन होते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। ये क्रीम लगती है, सुन करने की क्रीम लगा देते हैं, आधे घंटे में आपका सीरम बन जाता है और आराम से इजीली हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती है इसमें। गुल की बातें आपने सुनी, कितनी ज्यादा खुश लग रही थी कि 1-2 सिटिंग्स में ही जो है उनके बालों में काफी वॉल्यूम आ गया है। और जब बालों में वॉल्यूम आ जाए तो दिल चाहता है कि बंदा गाना गाए, और जब गाना गाना हो या सुनना हो तो उसके लिए फिर हमारा सेशन होता है पाकिस्तान के चमकते सितारे का, गुड मॉर्निंग आज में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। शो में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे थे बालों के हवाले से, और खुशी उसी वक्त होती है जब आपके बाल बहुत अच्छे हों, जिस तरह से सबा ने जिक्र किया, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने का अंदाज भी अपना अपना होता है। किस तरीके से गा के, किस तरीके से डांस करके लोग अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। और चमकते सितारे हमारा जो सेगमेंट होता है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चमकते सितारे उमर वली। उमर वली ने हमें बताया कि वो बहुत अच्छा गाते भी हैं और साथ साथ बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि ये क्या कुछ कर लेते हैं। जी उमर वली, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं सिंगिंग की तरफ यूथ बहुत आती है, लेकिन आपने बड़ा डिफरेंट सा सब्जेक्ट चूज किया है डांस का, जो खासा डिफिकल्ट भी होता है। कैसे शौक हुआ, कब से कर रहे हैं? मुझे करते हुए 3 साल हो गए ये। अच्छा। इसके अलावा बस नेट वगैरह से देख के शौक हो तो गया मतलब कैसे एकदम से, मतलब डांस तो सभी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक प्रॉपर प्रोफेशनल तौर पर करना और उसको फिर टेक्निक के साथ करना, तो कैसे लगा कि नहीं अब दिस इज द राइट टाइम कि यू कैन बिकम अ डांसर? बस मैं ऐसी हल्की फुल्की पहले प्रैक्टिस किया करता था। मैंने बोला कि अब मुझे मतलब करता रहता था, फिर एकदम शौक चढ़ गया करते करते। तो किसी ने तो आपको कहा होगा ना, उमर आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, कोई दोस्तों ने, किसी ने? स्कूल वगैरह में परफॉर्मेंस वगैरह करी थी, तो उसके अलावा फिर सबने बोला कि अच्छा कर रहे हो। फिर मैंने स्टार्ट ये लाइफ की बड़ी अच्छी स्टार्टिंग होती है कि जब आप स्कूल में जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप परफॉर्म करते हैं, तो आपको पता चलता है आप सिंगर अच्छे बन सकते हैं, आप डिबेटर अच्छे बन सकते हैं, या फिर आप डांसर अच्छे बन सकते हैं। तो आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते रहे और फिर टाइम के साथ साथ पता चला उमर को कि बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। उमर, डांस में क्या टाइप्स होती हैं, या डांस किस तरीके से आपने अडॉप्ट किया है कि मुझे ये वाली टाइप अच्छी लगती है तो मैं इस वाले डांस को लेकर चलूंगा और वो सबसे बेहतरीन करते हो आप?
डांस में बहुत सारी मतलब होती हैं, जैसे कि एक पॉपिंग होती है जो मैं करता हूँ, जो मैं भी कर रहा था, पॉपिंग। उसके अलावा एक बी बॉइंग होती है, उसके अलावा बॉलीवुड होता है, मुश्किल वाली कौन लिरिकल होता है, बी-बॉइंग होती है या बी बॉइंग होती है सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा ना। सबसे ज्यादा। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरी पॉपिंग एंड बी बॉइंग। ओके, तो फिर आपकी जो है वो वीडियो एक हमारे पास है जो कि हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे। होता है तो दिल चाहता है कि साथ साथ डांस किया जाए और उसी तरीके से एंजॉय किया जाए, लेकिन आपके डांस के साथ बिल्कुल भी साथ देने को जो आप टेक्निक कर रहे थे डब स्टेप्स की, ये मुझे खासी डिफिकल्ट लगी। मतलब ये तो बी बॉइंग से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट आपने टैक्टिक्स इसमें किए हैं, और गले को भी आप इस तरीके से कर रहे थे, पूरा थॉट आपने ऊपर नीचे कर दिया। आर यू फीलिंग ओके? चले, तो ये कितने दिन में सीखा, किससे सीखा? ये खुद से तो प्रैक्टिस नहीं की होगी? मतलब YouTube से प्रैक्टिस करिए, देख के। YouTube से प्रैक्टिस की है? सिर्फ YouTube से करिए, और तकरीबन 1 साल लग गया मुझे। 1 साल लग गया? मेन बॉडी मूवमेंट्स और ये सब देखने के बाद पता चल रहा है कि क्लीन करने में 1 साल लगता है। है। 1 साल लग गया। अच्छा ये बताएं, डेफिनेटली इतना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आपने यहाँ कहीं कराची में या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर ही हमारे चारों सूबों में कहीं कोई परफॉर्म किया, कोई एग्जीबिशन या कोई कॉन्सर्ट कहीं आप परफॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में कर चुका हूँ, उसके अलावा हैदराबाद में कर चुका हूँ। अच्छा, बाकी कराची में। अच्छा उमर, एक चीज, हमारे पास अगर कोई भी चीज हम सीखने के लिए जाते हैं, खासतौर पर हॉबीज आपकी, अगर वो प्रोफेशन बन जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। हमारे यहाँ डांसर्स का इतना स्कोप नहीं देखा जाता। लड़कों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंजीनियर होंगे या फिर डॉक्टर होंगे या फिर पायलट होंगे, इस तरह की चीजें। डांसर बन के, और फिर अगर कोई पूछे कि भाई डांसर हो लेकिन कमाओगे क्या, ये वाली चीज, तो इसको किस तरीके से देख रहे हो? क्या तुम प्रोफेशन बना सकोगे इसको? नहीं, डांस को तो बस एक शौकिया लेके चल रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टडीज लेके चल रहा हूँ। वैसे तो डांस तो बस एक साइड में चल रहा है बस। आई एम श्योर कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता होगा और A ग्रेड आता होगा, उस दिन आप बहुत जबरदस्त डांस करते होंगे। बिल्कुल। अच्छा, डेफिनेटली उमर, लड़कों में यूजुअली ये रुझान नहीं होता, ज्यादातर लड़के गिटारिस्ट हैं या ज्यादातर लड़के सिंगिंग करते हैं, जैसे कि मैं शुरू में भी ये बात करी थी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत कम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो डांस करें और इतना अच्छा करें और डिफरेंट टाइप्स का डांस करें। पाकिस्तान में जो लड़की डांस कर रहे हैं या डांस की फील्ड में है, तो उनमें से सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? आप किसको फॉलो करते हैं, किससे आप इंस्पायर हैं? क्योंकि डेफिनेटली जब आप डांस करते हैं तो किसी ना किसी से आपकी इंस्पिरेशन जरूर होती है, तो किससे इंस्पायर हैं? बाहर का डांसर है, फिक्शन नाम है उसका। फिक्शन नाम, सही। तो उसको ज्यादा फॉलो करता हूँ। उसके अलावा मार्क्यूस है एक, अच्छा, उसको फॉलो करता हूँ। उसको फॉलो करते हैं, सही। तो ये बताएं कि फिर जब आप फॉलो करते हैं और आप फॉलो करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कभी किसी ने आपको ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट किया, यार आप तो फिक्शन ही लग रहे हैं, उसी की तरीके से कर रहे हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े ही रूखे तरीके से दोस्त हैं आप, बगा भी नहीं करते। चले, अच्छा उमर, पेरेंट्स की तरफ से क्या सुनने को मिला जब डांस शुरू किया और फिर डांस में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे? तो अम्मा ने नहीं बोला क्या मतलब डांसर बन रहे हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, और मतलब 4 लोग पूछेंगे तो बच्चा क्या करता है, डांस करता है? पेरेंट्स की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है डांस में। पेरेंट्स को ये पता है कि सब सिर्फ शौक की तरह लेके चल रहा है। चले जी, ठीक है, एक और हम आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। तो उमर प्लीज कम हियर और आप दिखाएं कि कितना जबरदस्त आप डांस करते हैं, कितना सारा आपके पास टैलेंट है और गुडमांस था, जिसमें कहते हैं ना कि कोई जबान नहीं होती, मोहब्बत की फीलिंग्स होती है। जी हां, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, और इस तरह के चमकते सितारे हमारे साथ मौजूद होते हैं डेली। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी शो का वक्त खत्म हो चुका है, कल फिर एक नई सुबह के साथ, एक नई थीम के साथ, नई बातों के साथ, नई मुस्कुराहटों के साथ आपके सामने होंगे। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज।